सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारा जो ये सीरीज़ है वो कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर का है। एंड हमारा जो एम है वो सारे टॉपिक को कवर करना है, लाइक बीएससी नर्सिंग का फुल सिलेबस। सो गाइज, आपने कभी ना कभी ऐसा इमेज या फिर लाइव किसी पेशेंट को देखा होगा जिसके उंगली या फिर वो पैर की उंगली हो या फिर हाथ की उंगली हो, उसमें वाइटिश कलर हो जाना, ब्लूइश कलर हो जाना, मतलब एक एबनॉर्मल कलर दिखाई देना। ठीक है, ये एक डिजीज है। इस डिजीज का नाम है रेनॉल्ड्स डिजीज। सो एक्चुअली रेनॉल्ड्स होता क्या है? रेनॉल्ड्स इज लाइक एक ऐसा डिजीज है जिसमें जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारे फिंगर्स और टोज की जो आर्टरीज हैं, उसमें भेजो स्पाज्मिंग ओकर हो। सो अब हमारा है वो टाइप है। तो इसके रेनॉल्ड्स के टू टाइप्स होते हैं। जो एक होता है प्राइमरी रेनॉल्ड्स, एक होता है सेकेंडरी रेनॉल्ड्स। तो हम जो फर्स्ट है वो उसको देखेंगे अब हम लोग। जो प्राइमरी रेनॉल्ड्स है, तो प्राइमरी रेनॉल्ड्स दीज आर आइडियोपैथिक और अननोन। इसका कोई कॉज नहीं होता है, मतलब एक्चुअली में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि इसका मेन रीज़न क्या है कॉज होने का। जो सेकंड है वो हमारा है सेकेंडरी रेनॉल्ड्स, और इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, रेनॉल्ड्स फेनोमेनन, विच इज ओकर बाय एन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। ये ओकर होता है कोई ना कोई जो कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कोई डिजीज होता है, उसके चलते ये ओकर होता है। लाइक हमारा जो लूपस है, स्क्लेरोडर्मा है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये दोनों लूपस और स्क्लेरोडर्मा जो डैमेज करता है हमारे आर्टरीज को। अब हम देखेंगे इसके इटियोलॉजी। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं ओकर होने के। जो फर्स्ट है हमारा जो प्राइमरी रेनॉल्ड्स है, इसके देखते हैं कारण क्या क्या होते हैं ओकर होने के। जो हमारा फर्स्ट है इसमें वो है जेनेटिक। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी कहने का मतलब कि अगर जो अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर हैं, अगर कोई भी इंडिविजुअल ज़्यादा कोल्ड में जा रहा है, ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में जा रहा है, तो अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर हमारे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टिमुलेट होते हैं। जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो हमारे वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, जो थर्ड है हमारा वो कोल्ड क्लाइमेट। अगर वो वातावरण में जाता है, जैसे जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ता है, तब ये होकर होता है हमारा इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल कोई भी इंडिविजुअल स्ट्रेस लेता है तो जो अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर रहते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। अब हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स होने का जो कारण है वो क्या क्या है। सबसे पहले है लूपस। लूपस मैंने बताया कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कॉज होता है हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम द्वारा। जो जैसे मान लो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वो अटैक करने लगता है खुद ही के सेल टिश्यू को। मतलब लूपस एक ऐसा डिजीज है जिसमें जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो खुद ही अपने ही सेल टिश्यू को डैमेज करने लगता है। दूसरा है स्क्लेरोडर्मा। जो स्क्लेरोडर्मा है ये ऑटो इम्यून डिजीज ये भी है जो कॉज करता है हमारे इन्फ्लेमेशन और थिकनिंग ऑफ द स्किन। जैसे कि ये क्या करता है कि हमारे जो स्किन है उसमें थिकनेस कर देता है, ये थोड़ा सा हार्ड कर देता है। तीसरा है हमारा ऑक्यूपेशनल कॉज जो है, जैसे कि मान लो कोई भी टेक्चर्स हैं, जैसे कि जो बिल्डिंग्स बनाते हैं कहीं ना कहीं हैमर चलाते हैं। जब जैक हैमर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग दीवार उवाल को तोड़ना होता है तो चला के तोड़ सकते हैं। तो उसमें चलाने के बाद बहुत ज़्यादा वो वाइब्रेट होता है। जब वो वाइब्रेट होता है तो हमारे ब्लड वेसल्स को वो धीरे धीरे डैमेज करता है। जब ये प्रोसेस रेगुलर रिपीट होने लगता है तब क्या होता है कि उनके जो ब्लड वेसल्स है, जो एक्सट्रीमिटीज़ के ब्लड वेसल्स हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। उसके बाद जो चौथा हमारा मेडिकेशंस है, मेडिकेशंस लाइक बीटा ब्लॉकर्स, जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, उसको लेने पे ये ऑकर होता है, जैसे कि नेडोलो। पांचवा इसमें जो हमारा आर्टेरियल डिजीज लाइक पेरिफेरल डिजीज। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? तो पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लाइक अगर कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो कोल्ड का जनरली कोल्ड इन्वायरमेंट में कोई इंडिविजुअल गया, ठीक है, अगर वो कोल्ड इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल जा रहा है तो उसका जो जैसे कि जो बॉडी रेगुलेशन करने के लिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे रिलीज ऑफ नोरपेनेफ्राइन होगा। जैसे कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो नोरपेनेफ्राइन रिलीज होता है हमारे ब्रेन से। ठीक है, जब नोरपेनेफ्राइन रिलीज होगा तो वो बाइंड एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के साथ होता है। जो स्मूथ मसल्स हमारे होते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर, वहाँ पे ये बाइंड होते हैं। जब ये बाइंड हो जाते हैं, इंटेंस वेसोकंस्ट्रिक्शन ओकर होने लगता है, हमारे जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं। जब यही बार बार प्रोलोंग होने लगता है, ये चीज़ बार बार प्रोलोंग होने लगे तो वहाँ पे साइनोसिस देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। साइनोसिस कहने का मतलब कि ब्लूइश कलर, नेक्रोसिस कहने का मतलब डेथ ऑफ द सेल या फिर टिश्यू। इसके साइन एंड सिम्टम्स, तो जो हमारा साइन एंड सिम्टम्स है वो पहला है साइनोसिस, जैसे कि ब्लूइश कलर हमें देखने को मिलेगा उसके एक्सट्रीमिटीज़ में या फिर टोज में या फिर उसके फिंगर में देखने को मिलेगा। जो दूसरा है हमारा कोल्ड ऑफ फिंगर एंड टोज,
जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा उसके जो फिंगर्स हैं उसके जो टोज हैं उसमें ठंड देखने को मिलेगा। उसके बाद पेन होगा फिंगर में और टोज में। उसके बाद नंबनेस देखने को मिलेगा, सुन टाइप का फील होगा उसको, मतलब कोई उसमें अनकॉन्शियसनेस जो फिंगर है जो टोज है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसके डायग्नोसिस क्या है, भाई क्या क्या कौन कौन से टेस्ट करेंगे ताकि हमें ये सब चीज़ पता चल जाए। तो जो हमारा फर्स्ट है, हम लोग करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशंस। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग ये करेंगे, हम खुद से पहले देखेंगे कि भाई रैश हुआ है क्या, कहीं जॉइंट डिफॉर्मिटीज तो नहीं है ना, कहीं पे भी इसका जो फिंगर है केवल फिंगर ही वो साइनोसिस हो रहा है या फिर टोज में हो रहा है या फिर ईयर में हो रहा है या फिर उसके नोज में हो रहा है। उसका कलर देखें कैसा कलर है, ब्लूइश हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, रेड हो रहा है, कैसा रहा है। उसके बाद हम लोग जो सेकंड है वो क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे। क्लिनिकल हिस्ट्री लेने का मतलब कि पेशेंट से हम लोग आस्क करेंगे कि पेशेंट कि आप बताओ कि आप में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। जैसे ये चीज़ आपको जब ओकर हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या क्या हो रहा है, ये कब से हो रहा है, कितने देर तक होता है अगर ओकर होता है तो। ये सारी चीज़ें उन पेशेंट से हम पूछेंगे। उसके बाद लास्ट जो हमारा टेस्ट होगा वो एक ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में हम लोग दो चीज़ करवाते हैं। एक करवाते हैं हम लोग ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट ये होता है अगर इसमें पॉजिटिव आता है, अगर ये टेस्ट करवाने पे अगर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट ये पॉजिटिव आता है देन इट इंडिकेट्स ऑटो इम्यून डिजीज लाइक लूपस स्क्लेरोसिस, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा रिमोटॉइड फैक्टर। रिमोटॉइड फैक्टर कहने का मतलब ये है कि हम लोग ब्लड टेस्ट जब होता है तो हम लोग रिमोटॉइड फैक्टर को भी चेक करवाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि हमें रिमोटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके ट्रीटमेंट को कि भाई इसका इलाज क्या है, कैसे इलाज होता है। तो जो हमारा फर्स्ट है, हम लोग इलाज करने के दौरान अगर कोई मेडिकेशंस होते हैं तो वो देते हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। एक्चुअली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वर्क कैसे करते हैं, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स में जो कैल्शियम होते हैं, जो ब्लड वेसल्स में हमारे जो कैल्शियम होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे जब इनका काम क्या होता है कैल्शियम चैनल का, कोई जो कैल्शियम होते हैं उनको इन एंड आउट करते हैं, ठीक है। जब सेल के बाहर जाते हैं, जब एक तो बाहर जाते हैं सेल के अंदर जाते हैं, जब सेल के अंदर जाते हैं तो हमारे वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब ये हम लोग जब ये सेल्स के ये अंदर जाते हैं तो हमारे वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। जब वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो हमें ये सब चीज़ ओकर होता है, तो हमें इसे ब्लॉक करना है। तो हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, लाइक एम्लोडिपिन देंगे। जो सेकंड है वो वेसोडाइलेटर्स दे सकते हैं, लाइक नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट देंगे जो कि हमारे वेसल्स को डायलेट करता है और ब्लड फ्लो कंटिन्यू करता है। उसके बाद जो तीसरा है वो एंटी प्लेटलेट एजेंट देंगे, लाइक एस्पिरिन। एंटीप्लेटलेट कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं थ्रोम्बस फॉर्म ना होने देते हैं, ठीक है। जो चौथा है वो हमारा अल्फा ब्लॉकर्स है, दैट इज नोन एज ए प्राइजोसिन। इसका जो मार्केट में जो लेबल है, ब्रांड नेम अगर प्राइजोसिन है, ये क्या करते हैं कि जो हमारे अल्फा एजिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो कंस्ट्रिक्शन है वो करना होता है। उसके बाद एक है बोटुलिनम टॉक्सिन। इट लास्ट, अगर ये चीज़ ये सारी ये 4-5 मेडिकेशंस देने के बाद भी अगर ये ठीक नहीं होती हैं तो एक लास्ट है हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन। ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन है ये कब देते हैं, जब रेयर केस में हम लोग देते हैं तो के फॉर्म में आते हैं, तो हमें इंजेक्ट करते हैं हम लोग बॉडी में। तो जहाँ पे भी एक्सट्रीमिटीज जाए कि हैंड के में, टोज में, जहाँ पे भी होकर वहाँ पे हम लोग इंजेक्ट करते हैं। जब इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ की जो सारी नर्व्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है और ऐसे करके रिलीफ देता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा हमारा, हम उसी के हिसाब से आपके लिए एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।